सोचिए जरा एक ऐसे परिदृश्य के बारे में। मतलब एक आम छात्र है जो अपने 4 साल अपनी नींद, अपने दोस्ती, अपने शौक और यहाँ तक कि अपनी पूरी मानसिक शांति सब कुछ दांव पर लगा देता है। हाँ, और ये बहुत ही आम बात हो गई है आजकल। बिल्कुल। और ये सब वो सिर्फ इसलिए करता है ताकि दुनिया की सबसे कठिन और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक को पास कर सके। वो दिन रात एक कर देता है और मान लीजिए आखिरकार सफल भी हो जाता है। जो कि असल में बहुत कम छात्रों के साथ होता है, लेकिन हाँ, मान लेते हैं। हाँ, मान लेते हैं कि वो पहुंच गया। लेकिन उस प्रतिष्ठित कॉलेज के पहले ही दिन जब वो अपनी पहली क्लास में बैठता है ना, तो उसे अचानक एक भयानक सच्चाई का एहसास होता है। और वो सच्चाई क्या है? उसे पता चलता है कि उसे उस विषय से ही नफरत है। उसे उस करियर से ही नफरत है जिसके लिए उसने अपनी पूरी किशोरावस्था कुर्बान कर दी। बाप रे, ये तो बहुत ही डरावना सच है ना? तो सवाल यह है कि हर साल हजारों बेहतरीन और मेधावी छात्रों के साथ असल में ऐसा क्यों होता है? ये एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल है। और देखा जाए तो ये सिर्फ एक संयोग नहीं है। मतलब ये कोई गलती नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सुनियोजित डिजाइन का नतीजा है। मतलब ये एक ऐसा ढांचा है जो छात्रों को सोचने समझने के बजाय अंधी दौड़ का हिस्सा बना देता है। एकदम सही। और आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी डिजाइन को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है। और आज हमारे पास दो बेहद दिलचस्प और देखा जाए तो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत दिशाओं से आने वाले सोर्सेज हैं। पहला सोर्स है द आर्किटेक्चर ऑफ एकेडमिक एनस्लेवमेंट। ये टाइटल ही काफी भारी है। हाँ, भारी है। और ये इस बात की परतें खोलता है कि कैसे आधुनिक शिक्षा प्रणाली और इंटरनेट का जो ये मोटिवेशन कल्चर है और वो असल में एक मनोवैज्ञानिक जाल है। और दूसरा सोर्स क्या है? दूसरा सोर्स है एच खटाना का वन इंट्रो आउट्रो, जो कि जेन एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी के संस्थापक हैं। अच्छा, हाँ। उनका ये इनिशिएटिव सिर्फ इस जाल की आलोचना नहीं करता, बल्कि एक बिल्कुल नया लर्न टू लर्न फ्रेमवर्क पेश करता है, जो इस रटने वाले ढांचे को पूरी तरह से तोड़ सकता है। तो मतलब अगर हम आज की चर्चा के मूल मिशन की बात करें, तो वो ये समझना है कि ये पूरा जाल काम कैसे करता है और हम तकनीक के जरिए मस्तिष्क को एक निष्क्रिय रिसीवर से एक सक्रिय लर्नर में कैसे बदल सकते हैं। बिल्कुल। तो आइए इसे समझना शुरू करते हैं। पहले सोर्स के मुताबिक ना, आज की शिक्षा एक तरह का मार्क्स ट्रैप यानी अंकों का जाल बन गई है। हाँ, वो 95 से 99% वाला जुनून। वही तो, 99% मार्क्स लाने का एक ऐसा जुनून पैदा कर दिया गया है जिसका असल ज्ञान या जीवन के कौशल से कोई लेना देना ही नहीं है। ये सिर्फ एक डेटा रेस बनकर रह गई है। हाँ, मतलब ज्ञान कहाँ है इसमें? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा सिस्टम एक बहुत ही बुनियादी जैविक और वैज्ञानिक तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। कौन सा तथ्य? सोर्स इसे बायोलॉजिकल अनफेयरनेस या जैविक असमानता कहता है। मतलब हमारी शिक्षा प्रणाली का पूरा ढांचा इस धारणा पर टिका है कि हर छात्र का दिमाग एक एक ही फैक्ट्री में बनी एक जैसी मशीन है, जो एक ही स्पीड से काम करती है। बिल्कुल, जो एक ही गति से जानकारी को प्रोसेस कर सकती है। जबकि वास्तविकता तो इसके बिल्कुल उलट है ना। एकदम उलट। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि हर इंसान का दिमाग एक कंप्यूटर है। किसी कंप्यूटर में 16 GB रैम है और किसी में 8 और किसी में सिर्फ 4 GB। हाँ, आजकल फोन में भी अलग अलग रैम होती है। सही कहा। यहाँ रैम से मेरा मतलब वर्किंग मेमोरी से है। मतलब एक समय में हमारा दिमाग कितनी नई जानकारी को होल्ड और प्रोसेस कर सकता है। अब हमारी शिक्षा प्रणाली क्या कर रही है? वो शायद सब पर एक ही सॉफ्टवेयर थोप रही है। बिल्कुल, वो एक बहुत ही भारी और जटिल सॉफ्टवेयर, यानी जो हमारा मानकीकृत सिलेबस है, उसे सभी कंप्यूटरों पर एक साथ एक ही स्पीड से रन करने की कोशिश कर रही है। तो जिसके पास 16 GB रैम है उसका क्या होगा? उसका सिस्टम इस सॉफ्टवेयर को आसानी से चला लेगा और वो टॉपर बन जाएगा। लेकिन उस 4 GB वाले सिस्टम का क्या होगा? वो तो क्रैश हो जाएगा। हाँ, वो सॉफ्टवेयर खराब नहीं है और वो कंप्यूटर भी खराब नहीं है, लेकिन क्षमता से अधिक लोड पड़ने पर वो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। ये रैम वाली एनालॉजी बहुत ही सटीक है। मतलब जब हम एक डिसलेक्सिया वाले छात्र को या एक ऐसे छात्र को जिसकी न्यूरोलॉजिकल बनावट बाकियों से थोड़ी अलग है, उसी हाई स्पीड सिलेबस में धकेलते हैं, तो हम असल में उसके सिस्टम को क्रैश कर रहे होते हैं। बिल्कुल, यही हो रहा है। सोर्स के शब्दों में से एक मजबूरन जेल कहा गया है।
मतलब ये ऐसा है जैसे एक इंसान को ट्रेडमिल पर दौड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया हो और स्पीड लगातार बढ़ रही हो। और वो चाहकर भी नीचे नहीं उतर सकता। हाँ, और व्यक्ति कहीं पहुंच भी नहीं रहा है, बस भागे जा रहा है। और जानते हैं, ये ट्रेडमिल सिर्फ अकादमिक नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक भी है। जब हम कहते हैं कि शिक्षा को सिर्फ साल में 4 बार होने वाली परीक्षाओं के चक्र में बांध दिया गया है, तो हमें ये समझना होगा कि ये प्रक्रिया दिमाग की वायरिंग के साथ क्या कर रही है। वो कैसे? सोर्स में एक बहुत ही कड़वी बात कही गई है। छात्र अब दुनिया को समझने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या ये जानने के लिए नहीं पढ़ रहे कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है या इतिहास क्यों दोहराया जाता है। तो वो क्या कर रहे हैं? वे सिर्फ डेटा को अपनी वर्किंग मेमोरी में भर रहे हैं और फिर परीक्षा की शीट पर जाकर उसे उल्टी की तरह निकाल देते हैं। अरे बाप रे, मतलब सिर्फ रटकर उगल देना, और वो भी किसके लिए? एक ऐसे परीक्षक के लिए जिसे हर कॉपी चेक करने के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत ही मशीनी प्रक्रिया बन चुकी है। लेकिन इस पूरे मजबूरन मजदूरी वाले माहौल का छात्र के मनोविज्ञान पर क्या असर होता है? मतलब वो अंदर से कैसा महसूस कर रहा होता है उस वक्त? मनोविज्ञान की भाषा में ये प्रक्रिया कई तरह के मानसिक विकारों को जन्म देती है। सोर्स में स्पॉटलाइट इफेक्ट का जिक्र है। ये स्पॉटलाइट इफेक्ट क्या है, थोड़ा समझाएंगी? ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक भ्रम है जहां एक व्यक्ति को गहराई से ये लगने लगता है कि समाज की पूरी लाइट उसी के ऊपर है। मतलब सब उसी को देख रहे हैं? हाँ, उसे लगता है कि उसके हर रिश्तेदार, हर पड़ोसी की नजर सिर्फ उसके रिजल्ट पर है। अगर उसके नंबर कम आए तो सब उसे एक असफल और बेकार इंसान मान लेंगे। ये तो बहुत भारी दबाव है। बिल्कुल, उसका पूरा आत्मसम्मान उस एक ग्रेड शीट से जुड़ जाता है। ये तो बहुत ही घुटन भरा अनुभव होगा। मतलब जब कोई लगातार ये सोचता है कि दुनिया उसे जज कर रही है, तो उसकी कोई भी सफलता उसकी अपनी नहीं रह जाती ना? बिल्कुल नहीं रहती। वो सिर्फ दूसरों को खुश करने का एक साधन बन जाती है। सही कहा। और जब ये दबाव सालों तक बना रहता है ना, तो ये कंडीशन्ड हेल्पलेसनेस में बदल जाता है। कंडीशन्ड हेल्पलेसनेस? हाँ, ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही जाना माना सिद्धांत है, जहां इंसान ये मान लेता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले और वो इस दर्दनाक सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकता। तो वो हार मान लेता है। हाँ, इसलिए वो संघर्ष करना छोड़ देता है और चुपचाप सहना सीख लेता है। लेकिन इसका सबसे भयानक रूप तब देखने को मिलता है जब ये छात्र किसी तरह आईआईटी या नीट जैसी कठिन परीक्षाओं को क्रैक कर लेता है। रुके, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या हुआ? अगर वो उस भारी सिलेबस वाले सॉफ्टवेयर को क्रैश हुए बना चला लेता है और परीक्षा पास कर लेता है, तब तो उसे खुश होना चाहिए ना? वो उस घुटन से बाहर आ गया है ना? ये भयानक रूप कैसे हो सकता है? ये इसलिए भयानक है क्योंकि यहीं पर संक कॉस्ट फैलेसी काम करना शुरू करती है। संक कॉस्ट फैलेसी? ये क्या होती है? कल्पना कीजिए, वो छात्र उस प्रतिष्ठित संस्थान में पहुंच गया। अब वो अपनी पहली क्लास में बैठा है और उसे अचानक एहसास होता है कि उसे इस फील्ड में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, जो हमने शुरुआत में बात की थी। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि उसने और उसके परिवार ने इसमें इतना समय, पैसा, भावनाएं और अपने जीवन के सबसे कीमती साल मतलब इतनी बड़ी लागत लगा दी है कि वो अब इस फील्ड को छोड़ नहीं सकता। उसे डर लगता है कि सब बेकार हो जाएगा। हाँ, उसे लगता है कि अगर उसने अब कदम पीछे खींचे तो वो सारा निवेश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो एक ऐसी सफलता का बोझ ढोता रहता है जो असल में उसकी थी नहीं। ये तो वाकई में एक बहुत गहरा जाल है यार, जहां विफलता तो बुरी है ही, लेकिन सफलता भी एक तरह की जेल बन गई है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा अलग सोचना चाहता हूँ और आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए। क्या YouTube पर जो वो टॉपर स्ट्रैटेजी वाले वीडियो मिलते हैं या जो मोटिवेशनल गुरु हैं जो छात्रों को 15-15 घंटे पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, क्या वे इस जाल को तोड़ने में मदद नहीं करते? कम से कम वे छात्रों को मेहनत करना तो सिखा रहे हैं ना। सतह पर देखने से ऐसा लग सकता है, लेकिन गहराई में जाने पर सोर्स इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से एल्गोरिदम द्वारा किया गया माइंड वॉश कहता है। माइंड वॉश, ये एक बहुत ही मजबूत शब्द है। ये काम कैसे करता है? ये मनोविज्ञान के एक और सिद्धांत पर निर्भर करता है जिसे अथॉरिटी बायस कहते हैं। अथॉरिटी बायस? हाँ, जब स्क्रीन पर कोई इंसान आकर कहता है कि मैंने यूपीएससी टॉप किया है या मैं आईआईटी से हूँ, तो देखने वाले व्यक्ति का दिमाग उस अथॉरिटी से इतना प्रभावित हो जाता है कि वो अपनी खुद की क्रिटिकल थिंकिंग यानी सोचने समझने की क्षमता को बंद कर देता है। ओहो,
मतलब वो अंधा विश्वास कर लेता है। बिल्कुल। उसे लगता है कि जो ये टॉपर कह रहा है वही परम सत्य है। और यहीं पर YouTube का एल्गोरिदम अपना खेल शुरू करता है ना? एकदम सही। एल्गोरिदम का काम है आपको स्क्रीन से चिपकाए रखना। वो आपको एक के बाद एक ऐसे ही वीडियो दिखाता जाता है। इन वीडियो में अक्सर रिग्रेट मोटिवेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये रिग्रेट मोटिवेशन क्या होता है? वे भविष्य का डर दिखाते हैं। जैसे अगर तुमने ये परीक्षा पास नहीं की तो तुम्हारे माता पिता के त्याग का क्या होगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बाप रे, ये तो डराकर काम करवाना हुआ। हाँ, ये डर और अपराध बोध का एक कॉकटेल है। हाँ। अगर कोई छात्र अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा के कारण फिलॉसफी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आर्ट जैसी चीजों के बारे में सोचना भी चाहे तो ये एल्गोरिदम उसे अपराध बोध से भर देता है। उसे गिल्ट फील होता है। हाँ, उसे लगता है कि अगर वो गणित के सवाल लगाने के बजाय कुछ नया सीख रहा है तो वो अपना समय बर्बाद कर रहा है और उसकी जिज्ञासा इसी शोर में दबकर मर जाती है। तो अगर हम यहाँ तक की स्थिति को देखें तो ये बहुत ही निराशाजनक तस्वीर है। बिल्कुल है। मतलब एक तरफ स्कूल और परीक्षाओं का ऐसा ढांचा है जो वर्किंग मेमोरी को क्रैश कर रहा है, और दूसरी तरफ इंटरनेट का एल्गोरिदम है जो इंसान को निष्क्रिय रूप से सिर्फ देखने वाले मोड में फंसाकर उसमें अपराधबोध भर रहा है। हाँ, वो बस पैसिव वॉचिंग कर रहा है। तो इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? अगर पैसिव वॉचिंग समस्या है तो इसका मतलब है कि दिमाग को सक्रिय रूप से कुछ करने वाले मोड में यानी एक्टिव मोड में धकेलना ही एकमात्र समाधान है। एकदम सही पकड़े हैं। और यहीं पे हमारा दूसरा सोर्स पूरी तस्वीर बदल देता है। AK खटाना का लर्न टू लर्न इनिशिएटिव। बिल्कुल। खटाना का ये फ्रेमवर्क सिर्फ एक और स्टडी हैक नहीं है, ये रटने की जगह समझने का एक पूरा वैज्ञानिक सिस्टम है। और इसका जो सबसे मुख्य आधार है वो है पेयर्ड लर्निंग स्ट्रक्चर। पेयर्ड लर्निंग स्ट्रक्चर मतलब सीखने की प्रक्रिया को जोड़ों में बांटना। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, ये बहुत अलग है। क्योंकि पारंपरिक शिक्षा में क्या होता है, एक छात्र 6 महीने तक सिर्फ क्लास में बैठता है, नोट्स सुनता है और फिर 6 महीने बाद एक दिन अचानक उसे एग्जाम हॉल में बिठा दिया जाता है और वो सब भूल चुका होता है। बिल्कुल। सीखने और टेस्ट करने के बीच एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्टेड गैप होता है। लेकिन इस नए फ्रेमवर्क में ऐसा नहीं है। सही कहा। यहाँ ये एक निरंतर चलने वाला लूप है, यानी लर्न, टेस्ट, स्ट्रेंथन और प्रोग्रेस, यानी सीखें, जांचें, मजबूत करें और आगे बढ़ें। ये चीजों को अलग थलग नहीं रखता। हाँ, सोर्स में इस सिस्टम को महारत हासिल करने के 3 स्तरों यानी 3 लेवल्स ऑफ मास्टरी में बांटा गया है। मैं चाहता हूं कि हम इन तीनों लेवल्स की कार्यप्रणाली को गहराई से डिकोड करें, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि ये असल में काम कैसे करता है। जरूर। पहले लेवल से शुरू करते हैं। लेवल 1 है फाउंडेशन, यानी बुनियाद। यहाँ मकसद सिर्फ बेस बनाना है। इसके लिए वे नोटबुक, LM चैट, बेसिक माइंड मैप्स और इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि भारी भरकम किताबों से शुरुआत करने के बजाय माइंड मैप्स और AI टूल से शुरुआत क्यों? इसका वैज्ञानिक कारण है। वो क्या है? इसका सीधा संबंध उसी वर्किंग मेमोरी से है जिसकी हमने पहले बात की थी। जब एक दिमाग के सामने एक साथ सैकड़ों पन्नों का अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रख दिया जाता है तो कॉग्निटिव लोड बहुत बढ़ जाता है। दिमाग घबरा जाता है। बिल्कुल घबरा जाता है। लेकिन जब उसी जानकारी को एक विजुअल माइंड मैप या स्ट्रक्चर्ड डेटा टेबल के रूप में पेश किया जाता है तो दिमाग को ये समझने में आसानी होती है कि कौन सी चीज कहाँ फिट बैठती है। तो लेवल 1 का काम सिर्फ एक नक्शा बनाना है। हाँ, लेवल 1 का काम सिर्फ इतना है कि ये बिना किसी दबाव के दिमाग में एक नक्शा तैयार कर दे। ये बहुत ही लॉजिकल है यार। और जब नक्शा बन जाता है तब आता है लेवल 2 यानी एक्टिव लर्निंग। ये मुझे सबसे ज्यादा क्रांतिकारी लगा। वो क्यों? क्योंकि यहाँ वे नोटबुक LM में एम्बेडेड सिस्टम प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कोई साधारण चैट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक इंटरैक्टिव अनुभव है। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी आंखें पन्नों पर चल रही होती हैं लेकिन दिमाग सो रहा होता है। हाँ, अक्सर होता है ऐसा। लेकिन जब एक एम्बेडेड सिस्टम प्रॉम्प्ट आपसे उस सोर्स के आधार पर सवाल पूछता है तो वो एक सुकराती संवाद की तरह काम करता है। ये ऐसा है जैसे आप जानकारी के साथ बातचीत कर रहे हैं। मतलब ये दिमाग को मजबूर करता है कि वो सीखी गई जानकारी को वापस निकालकर शब्दों में ढाले। हाँ, एक्टिव लर्निंग का मतलब ही यही है कि आप सवालों के जरिए नए विचारों को जोड़ रहे हैं। आप सिर्फ तथ्यों को निष्क्रिय रूप से ग्रहण नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके बीच के संबंधों को तलाश रहे हैं और उन्हें लागू कर रहे हैं। और इसके बाद आता है अंतिम चरण, लेवल 3 यानी मास्टरी। इस स्तर पर ज्ञान को समेटा जाता है। बिल्कुल।
मतलब ब्लॉग स्टाइल सिंथेसिस, स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट्स तैयार करना और खुद से वर्णनात्मक सवाल जवाब तैयार करना। हाँ, डिस्क्रिप्टिव सवाल। ये वो स्थिति है जहां व्यक्ति उस विषय का सिर्फ जानकार नहीं बल्कि मास्टर बन जाता है। उसे वो विषय इतनी अच्छी तरह समझ आ जाता है कि वो उसे किसी और को आसानी से समझा सके। और जब कोई व्यक्ति इस स्तर तक पहुंच जाता है ना, तो वो ज्ञान सिर्फ रटा हुआ डेटा नहीं रहता, वो उसकी अपनी समझ का हिस्सा बन जाता है। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी समस्या नजर आ रही है और मैं इस चर्चा में इस बिंदु पर सवाल जरूर उठाना चाहूंगा। बिल्कुल उठाइए, क्या समस्या है? देखिए, हमने अभी कुछ देर पहले परीक्षाओं, मार्क्स और उस साल में 4 बार होने वाले टेस्ट के क्रूर चक्कर की जमकर आलोचना की थी। हाँ, की थी। हमने कहा कि ये बच्चों को स्पॉटलाइट इफेक्ट और डिप्रेशन में धकेल रहा है। लेकिन मैं खटाना के इस नए लर्न टू लर्न सिस्टम का आउटलाइन देख रहा हूं और इसमें हर एक लेवल के बाद टेस्ट और स्कोर का एक हिस्सा है। लेवल 1 के बाद शॉर्ट क्विज और फ्लैश कार्ड्स हैं। लेवल 2 में फिर से एप्लीकेशन बेस्ड क्विज हैं। लेवल 3 में तो हाई वॉल्यूम फ्लैश कार्ड्स और भी मुश्किल सवाल है। हाँ है तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये नया सिस्टम घुमा फिराकर फिर से उसी एग्जाम वाले स्ट्रेस और दबाव को वापस नहीं ला रहा है जिसकी हमने इतनी निंदा की थी? ये तो वही बात होगी ना? ये एक बहुत ही शानदार और तार्किक सवाल है। सतह से देखने पर टेस्ट शब्द सुनते ही हमें स्कूल वाली परीक्षाओं की याद आती है। बिल्कुल आती है, डर लगने लगता है। लेकिन अगर हम इन दोनों के पीछे के मैकेनिज्म को गहराई से समझे ना, तो इन दोनों तरह की टेस्टिंग के बीच जमीन और आसमान का अंतर है। वो कैसे? कृपया इसे थोड़ा विस्तार से समझाएं। जो पारंपरिक शिक्षा में टेस्ट होता है उसे हम जजमेंट लूप कह सकते हैं। जजमेंट लूप? हाँ, उसका उद्देश्य होता है आप पर एक अंतिम फैसला सुनाना। वो आपको समाज को दिखाने, दूसरों से तुलना करने और एक ठप्पा लगाने के लिए होता है कि आप पास हैं या फेल। मतलब वो आपकी कीमत तय करता है? बिल्कुल। वहाँ विफलता का मतलब है आपकी पूरी पहचान का संकट में पड़ जाना। लेकिन लर्न टू लर्न फ्रेमवर्क में जो टेस्टिंग है उसे हम फीडबैक लूप कहते हैं। फीडबैक लूप? हाँ, इसका समाज, माता पिता या किसी ग्रेडिंग सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये पूरी तरह से एक व्यक्तिगत और निजी टूल है, कोई और नहीं दिख रहा है इसे? पूरी तरह से। यहाँ टेस्टिंग का उद्देश्य आपको जज करना नहीं, बल्कि आपके दिमाग को ये बताना है कि उसने कितनी जानकारी को सही से प्रोसेस किया है। अच्छा। लेवल 1 में जो शॉर्ट क्विज हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ शुरुआती याददाश्त को चेक करना है, बेसलाइन रिकॉल। क्या बुनियाद समझ में आ गए? अगर आप गलत जवाब देते हैं तो सिस्टम आपको फेल नहीं करता, वो बस बताता है कि इस हिस्से को दोबारा देखने की जरूरत है। और लेवल 2 और 3 में जो टेस्टिंग है उसका क्या उद्देश्य है? लेवल 2 की टेस्टिंग का उद्देश्य है एप्लीकेशन, यानी जो सिद्धांत आपने समझे हैं, क्या आप उन्हें किसी नई स्थिति में लागू कर पा रहे हैं? और वो फ्लैश कार्ड्स? और लेवल 3 में जो हाई वॉल्यूम फ्लैश कार्ड्स है, वे आपको डराने के लिए नहीं है, वे एक वैज्ञानिक टूल है जो आपकी कमजोरियों को पिन पॉइंट करते हैं। मतलब वो कमियां ढूंढते हैं? हाँ, वो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ज्ञान के इस विशाल ढांचे में ये एक छोटी सी कड़ी अभी भी कमजोर है, आइए इसे मजबूत करें। इस नए सिस्टम में फेल होना सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत ही जरूरी और स्वागत योग्य हिस्सा है। ये बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। ये सिर्फ डेटा है, कोई सजा नहीं। ओके, अब ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। मतलब एक तरफ जो स्कूल वाली परीक्षा है वो आपको जज करने के लिए है, जहां फेल होना एक अपराध है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो एआई पावर टेस्ट है वो आपको गाइड करने के लिए है, जहां फेल होना आपको सही दिशा में ले जाने वाला एक कंपास है। बिल्कुल सटीक कहा आपने। और यही कारण है कि ज़ेन एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अकेडमी और एए खटाना बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी लेवल को छोड़ना नहीं चाहिए। डोंट स्किप देम। हाँ, शॉर्टकट नहीं लेना है। अगर एक व्यक्ति सोचता है कि वो फाउंडेशन को टेस्ट किए बिना सीधे महारत हासिल कर लेगा, तो उसका वो ज्ञान बहुत ही उथला होगा। एक मजबूत इमारत के लिए हर ईंट का सही जगह पर होना और टेस्ट होना जरूरी है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें, तो हमारे दोनों सोर्सेज मिलकर हमें एक बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। सीखना कभी भी डर, मजबूरी या दूसरों को पछाड़ने की अंधी दौड़ का नाम नहीं हो सकता। शिक्षा कोई ट्रेडमिल नहीं है जहां आपको सिर्फ पसीना बहाते रहना है और आप कहीं नहीं पहुंचते। और ना ही सच्ची महारत इंस्टेंट नूडल्स की तरह कोई ऐसी चीज है जिसे आप रातों रात बिना किसी प्रक्रिया के हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। जैसा कि हमें समझा, लेवल्स को आइसोलेशन या अलग थलग करके मत देखिए। हाँ, सक्रिय रूप से सीखिए,
एआई और सिस्टम प्रॉम्प्ट्स के जरिए खुद से सवाल पूछिए, बिना जजमेंट के लगातार अपना टेस्ट लीजिए, अपनी कमजोरियों को डेटा की तरह इस्तेमाल कीजिए और उन्हें मजबूत करके स्पष्टता के साथ आगे बढ़िए। यही असली तरीका है। सच्ची महारत सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्ड और बार बार दोहराए जाने वाले लर्निंग लूप से ही तैयार होती है। और ये पूरी प्रक्रिया हमारे सामने शिक्षा के भविष्य को लेकर एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल खड़ा करती है। हाँ, और इसी विचार के साथ मैं आज की चर्चा को इसके अंतिम पड़ाव पर ले जाना चाहता हूँ। जो बातें हमने आज सीखी वे हमें इस बात पर विचार करने के लिए मजबूर करती हैं कि हम तकनीक का इस्तेमाल किस दिशा में कर रहे हैं। ये सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तकनीक अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसे ऐसा बनाता है। एकदम सही। जरा इस पर गहराई से विचार कीजिए। आज के समय में जो एल्गोरिदम, जो यूट्यूब के रिकमेंडेशन इंजन और जो पावरफुल तकनीक छात्रों को उस मार्क्स ट्रैप और रिग्रेट मोटिवेशन में फंसाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। हाँ, जिसका हमने जिक्र किया था। क्या होगा अगर उसी शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल इंसान की स्वाभाविक जिज्ञासा को आजाद करने के लिए किया जाए, जो कि ये नया फ्रेमवर्क असल में करने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर ये लर्न टू लर्न लूप भविष्य का मानक बन जाता है, जहां एक व्यक्तिगत एआई ट्यूटर आपकी जेब में है जो आपको जज नहीं करता बल्कि आपके सीखने की गति के हिसाब से चलता है, तो दुनिया बदल जाएगी। तो एक ऐसी दुनिया में जहां एआई के पास हर सवाल का सही जवाब मौजूद है, भविष्य में सबसे मूल्यवान कौशल जानकारी को याद रखना नहीं रह जाएगा। सबसे मूल्यवान कौशल होगा एआई से सही सवाल पूछना और चीजों के बीच के संबंध को समझना। तो क्या हम एक ऐसी दुनिया देखने वाले हैं जहां पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के जो सबसे खराब और विद्रोही छात्र माने जाते थे, वो भविष्य के सबसे शानदार विचारक बन जाएंगे? ये बहुत मुमकिन है। सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें रटने वाले सिस्टम से बाहर निकालकर आखिरकार अपनी उस जिज्ञासा का इस्तेमाल करने की आजादी मिल गई है जिसे स्कूल ने दबा दिया था। हाँ, जब इस तरह का कस्टमाइज्ड लर्निंग लूप हर किसी के लिए उपलब्ध होगा, तो क्या भविष्य में स्कूल नाम की इस पारंपरिक और कठोर संस्था का कोई वजूद बच पाएगा? या शायद स्कूल सिर्फ इमारतें बनकर रह जाएंगे, जबकि असल शिक्षा वहां हो रही होगी, जहां सही लूप और सही जिज्ञासा मिलेगी। क्या हम शिक्षा की असली आजादी के दरवाजे पर खड़े हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण सही लूप में बने रहिए।